What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 4 of our G and G series और अभी तक क्या अमेजिंग काम आप सब कर रहे हो। आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स का ऑलमोस्ट यूनिट 1 पूरा कर लिया है। बिजनेस स्टडीज में आज आप 3rd चैप्टर पे आ गए हो और अकाउंट्स में पार्टनरशिप का सबसे बड़ा चैप्टर फंडामेंटल के सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो आज डे 4 में और शानदार कुछ चीजें करेंगे। मेरा गला ऑलरेडी थोड़ा सा खराब है बट प्लीज माइंड मत करना, चीजें बनानी तो है ही, काम तो करना ही है। तो ये छोटी मोटी चीजें, तबीयत खराब, कहीं जाना है, कभी कोई ठीक नहीं है, मैं डीमोटिवेटेड हूँ, ये सब हमें नहीं रोक सकते। हमारी विल पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं डे 4 को और आज अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट्स में चलना चाहिए सर डे 4 डन, जस्ट 17 मोर डेज टू गो। चलिए लेट्स बिगिन। तो गाइज हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ कि आप लोगों ने दोनों ही चैप्टर्स लर्न भी करे होंगे, समझे भी होंगे, लिखे भी होंगे और सारे के सारे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी रीडिंग भी लगा ली होगी, राइट। अब आज इस चैप्टर की बारी आ गई है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या क्या कितने टॉपिक्स हैं इसके अंदर? सर इसके अंदर इन ऑल 6 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, फेयोल के प्रिंसिपल्स, टेलर के प्रिंसिपल्स और टेलर की टेक्निक्स, ये हमें इस चैप्टर के अंदर मेनली कवर करना है। सही है। अब आते हैं सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्चुअली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम लोग बोलते किसको है? देखो, किसी भी काम को करने का तरीका, उसको हम क्या बोलते हैं? मेथड, राइट। अब एक सही तरीका क्या होना चाहिए उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना भाई। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा, आपके बड़े घर में होते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारे तो ऐसे प्रिंसिपल रहे हैं। तो प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है? असूल। प्रिंसिपल का मतलब ही क्या होता है? गाइडलाइन, जिसपे अगर आप चलोगे तो आपका गोल अचीव हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए गए हैं। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स आप चैप्टर नंबर 1 में देखते हो ना, वैसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि 2 लोगों ने मेनली दिए हैं। सर वो 2 लोग कौन है? एक को कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट, जिनका नाम है हेनरी फेयोल, और एक को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। तो इस चैप्टर में हमारे पास फेयोल ने और टेलर ने, जो दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने दोनों ने ही बहुत गिरती हुई कंपनी को बहुत टॉप पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। उन दोनों ने अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि अगर मैनेजर्स उनको फॉलो करते हैं तो वो अपनी लाइफ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं। उन सभी गाइडलाइंस को क्या बोला गया? प्रिंसिपल्स। तो क्या है देखो प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। मैनेजर्स को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में और बिहेवियर में। उसके बाद गाइस क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे प्रिंसिपल्स के? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, ये याद रखना। ये कोई सॉल्यूशन गाइड नहीं है कि मैनेजर बोले कि यार मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं प्रिंसिपल खोल के चेक कर लूं कि अब क्या करना है, ऐसा नहीं। ये जनरल गाइडलाइंस हैं जो जनरली हर मैनेजर को बताई गई हैं कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनको फॉलो करके चलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, हम आपको प्रॉब्लम आने ही नहीं देंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बहुत स्मूथ फ्लो में चलता रहेगा। तो दीज आर जनरल गाइडलाइंस, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा चलेगा। नंबर 2, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो सब यूनिवर्सली ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पे एप्लीकेबल है। आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन मीडियम साइज का हो, सब पे प्रिंसिपल्स लगते हैं। जैसे एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन यार छोटे ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन को भी चाहिए, मीडियम साइज को भी चाहिए, तो सबको चाहिए। हाँ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई, कम ज्यादा कर सकते हो, बट चाहिए सबको। तीसरी चीज क्या आ रही है? कॉन्टिंजेंट।
कॉन्टिंजेंट का मतलब जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, द एप्लीकेशन इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। सर कैसी सिचुएशंस? देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में किसी तरीके का काम होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में किसी तरीके का काम होता है। अब कई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट क्वालिटी पे फोकस करती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करती हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करती है। तो सबका फोकस अलग अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। तो सबके सब एक जैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर सकते, उनको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। तो हम बोल सकते हैं जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो सब कॉन्टिंजेंट है, उनको समय के अनुसार सिचुएशंस के अनुसार चेंज करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसिपल्स बने कैसे हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स आप पढ़ोगे वो सब प्रैक्टिस से, एक्सपेरिमेंटेशन से, टाइम टू टाइम धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, एक दिन में नहीं बन गए हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। सर फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप एज पर सिचुएशन कम ज़्यादा कहीं अप्लाई होंगे, कहीं अप्लाई नहीं होंगे, अपने हिसाब से उनको चेंज कर सकते हो। रिजिड किसको बोलते हैं? जितनी चीज़ें ऐसी हो जाए कि भैया अब ये तो ऐसी रहेंगी, इसको बदल नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, आप अपने हिसाब से उनको इम्प्रूव कर सकते हो। बिहेवियरल, यूजुअली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से ही ऑब्जर्व करके बनाए गए हैं, इसीलिए वो रिजिड भी नहीं है यार। देखो क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बार बार चेंज होता रहता है, तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये बिहेवियरल है, ह्यूमन बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से ही बने हैं और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही चीजें बताते हैं। तो लिखा हुआ है दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये आ जाते हैं बच्चों हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एनसीईआरटी रीडिंग इज अ मस्ट, एक बार आप लगाओगे तो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाई दीज प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट, या इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर मैं एक जनरल मैनेजमेंट सेंस में बात करूं, या मैं ऐसा बोलूं कि जितने भी हमारे मैनेजर्स हैं, जितने भी लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते आए हैं, उनके लिए कितने हेल्पफुल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर 1, इट प्रोवाइड्स द मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, ये सभी प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को हेल्प करते हैं विद यूजफुल इनसाइट्स। यूजफुल इनसाइट्स का मतलब यूजफुल डेटा, या फिर आप ये बोल दो कि यूजफुल वेज कि आपको कैसे करना है काम, है ना। अब जैसे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन है, तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक आगे प्रिंसिपल आएगा जिसपे ये बोलेंगे कि हम सारे के सारे डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं रख सकते और सारे के सारे डिसीजंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं बांट सकते। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो तो टॉप लेवल को लेने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो मिडल और लोअर लेवल में भी आप सर्कुलेट कर सकते हो। तो देखो ये क्या है, ये एक बहुत यूजफुल इनसाइट है और इसको जब आप रियलिटी में अप्लाई करते हो तो आपके ये बहुत यूजफुल हो सकता है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को कुछ यूजफुल इनसाइट्स दे रहे हैं, किसके बारे में? रियलिटी के बारे में। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप जब भी इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हो तो एक तो आपका वेस्टेज कम से कम होता है, क्योंकि अभी अगर आप इन प्रिंसिपल्स को नहीं यूज करोगे, आप खुद कुछ ना कुछ ट्राई करोगे फिर कुछ खराब होगा, कुछ वेस्ट होगा, तो इट्स बेटर है ना कि यार जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई करा हुआ है उनके प्रिंसिपल्स चला के देख लो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्टेजेस जितने भी एसोसिएटेड होते हैं किसी भी ट्रायल एंड एरर से वो ओवरकम किए जा सकते हैं और आपके रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या बोला जाता है, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं आप आगे पढ़ोगे ये ऑलरेडी साइंटिफिक वे में डेवलप करे गए हैं, बहुत ज्यादा सोच के, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करे गए हैं। तो अगर हमारे मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उनको भी काफी हेल्प मिलती है साइंटिफिक डिसीजंस लेने में। तो देखो लिखा हुआ है हेल्प मैनेजर्स इन टेकिंग थॉटफुल एंड साइंटिफिक डिसीजंस। तो तीन चीजें समझ में आती है। सबसे पहले ये यूजफुल इनसाइट्स हैं, दूसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज नहीं होगा, तीसरा आप अच्छे साइंटिफिक डिसीजंस ले पाओगे, चौथा हेल्प इन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखो आप पढ़ के आए हो बिजनेस एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करते हैं खुद को भी चेंज करने में एज पर द एनवायरमेंट, क्योंकि प्रिंसिपल सारे के सारे फ्लेक्सिबल है। कोई भी प्रिंसिपल रिजिड नहीं है कि आपको हार्ड एंड फास्ट वैसे ही लगाना है, फ्लेक्सिबल है, समय बदला आप भी समय के अनुसार मॉडिफाई कर दो,
है ना। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आप भी खुद को चेंज कर दो, तो आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत इजी हो जाएगा सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना और समय के साथ खुद को चेंज करना। आगे दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं बच्चों जो सोसाइटी के ऊपर फोकस करते हैं, है ना, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयज़ की रेमनरेशन के बारे में बात करी है, जिसके अंदर हम लोगों ने सोसाइटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने के बारे में बात करी है। तो अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल अपने आप ही बन जाते हो, क्योंकि ये आपकी मदद करते हैं इन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ साथ आप इन प्रिंसिपल्स को बेस बना सकते हो ट्रेनिंग का, एजुकेशन का और रिसर्च का, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिंसिपल्स बहुत सारी इंपॉर्टेंस देते हैं ट्रेनिंग को, एम्प्लॉयज के सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं और ऑलरेडी रिसर्च है, तो आप इन पे ऊपर भी फर्दर रिसर्च चालू कर सकते हो। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन गाइडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ योर एम्प्लॉयज, उसके साथ उनका डेवलपमेंट, उसके साथ साथ रिसर्च अगर आपको कुछ करना है तो आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेल्प करते हैं हमारे मैनेजर्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में और ग्रोथ की तरफ ऑर्गेनाइजेशन को ले जाने में। ठीक है सर। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास फियोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर फियोल के कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बच्चे? फियोल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको याद करने की मैंने आपको मेमोरी टेक्निक भी दी हुई है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा मैंने मेमोरी टेक्निक दी है डैड, पेप्सी, पीसेस, रू, ये सब आपको लिखने हैं अपने पास। डैड, पेप्सी, पीसेस, रू, आज लिखने के लिए बहुत कुछ है। डैड से क्या है सर? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। वीडियो पॉज करके चाहे लिख लेना। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव। ठीक है, सही हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सारे के सारे आप वीडियो पॉज करके जैसे जैसे मैंने बोला प्लेबैक करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अभी मैं सारे के सारे आपको पढ़ाने भी वाला हूं। तो फियोल कौन थे? फियोल को हम लोग फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। फियोल ने टॉप मैनेजमेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना चाहिए, इसके बारे में सारी थियोरी, सारी गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं। अब फियोल के 14 प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या है? नाम में ही लिखा हुआ है, देखो, काम को बांटो। तो फियोल ने ये बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप अकेले चाहे कितने ही कैपेबल क्यों ना हो, आप सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब भैया मुझे अगर सब कुछ करना है, पढ़ाऊं भी मैं, उसके बाद सारे के सारे वीडियोस भी अपलोड करूं, सारे के सारे एडिटिंग भी करूं, थंबनेल्स भी बनाऊं, पीपीटीज भी बनाऊं, इसके अलावा रिसर्च वर्क भी करूं, सब कुछ अगर मैं करूंगा तो मेरा बहुत सारा टाइम इसी में जाएगा, मैं कुछ और कर ही नहीं पाऊंगा, जबकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपना काम बांट देना चाहिए। तो मैंने एक इंडिविजुअल देखा जिसको ये पीपीटीज बहुत अच्छी बनानी आती हैं, तो मैंने उसको ये काम दे दिया। अब वो उस काम में एक्सपर्ट है तो वो काम भी मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूँ तो ये काम भी मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। मेरे पास टाइम भी बच रहा है। अब मैं ये पीपीटी शायद इतनी अच्छी ना बना पाता। तो इस सिनेरियो में क्या हो रहा है? देखो, काम बांटने से मेरा हर काम एक ना एक स्पेशलिस्ट कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या देखने को मिल रहा है? स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है। मैं अकेला नहीं हूं, मैं बर्डन फील नहीं करता, मुझे टाइम मिलता है और भी चीजें करने का, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। तो देखो क्या लिखा है, डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क, और उससे क्या मिलेगा आपको? स्पेशलाइजेशन मिलेगा। एनसीईआरटी रीडिंग बच्चों जरूर लगानी है सब लोगों ने, राइट। नेक्स्ट इज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर व्हाट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? बच्चों, अथॉरिटी बोलते हैं द पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं जिम्मेदारी किसी भी चीज की लेना। तो फियोल का मानना यह है कि अगर आपने किसी को अथॉरिटी दी है, यानी कोई पावर दिया है, तो सिर्फ पावर मत दो, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी दो, नहीं तो वो सामने वाला उस पावर का मिसयूज करेगा अगर तुम उसको जिम्मेदारी नहीं दोगे। अगर आपने किसी को कोई पावर दी है तो उसको जिम्मेदारी दो कि भैया तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे से वो पकड़ा जाएगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो। सिमिलरली अगर आपने किसी को कोई जिम्मेदारी दी है तो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए उसको जितनी भी नेसेसरी पावर्स चाहिए वो भी दो। अगर तुमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, पावर उसको कोई दी नहीं, तो वो भैया वो पूरी कैसे करेगा? तो ये कहा गया है कि जब भी अथॉरिटी दो तो उसके साथ की बराबर जिम्मेदारी भी दो,
और जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उसके बराबर की पावर्स भी दो, दोनों साथ साथ चलेंगे। अकेला एक देने से कभी भी गोल पूरा नहीं होगा। तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या है बच्चों? डिसिप्लिन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्योल ने बोला डिसिप्लिन इज अ मस्ट, नहीं तो आप कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। इट मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। आपके जितने भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, उन सबको डिसिप्लिन्ड वे में पूरा करना चाहिए। हर एम्प्लॉय, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो सबसे ऊपर लेवल पे हो, सबको एक डिसिप्लिन्ड मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि भैया कोई लोअर लेवल पे है तो टॉप वाला फॉलो ही नहीं करेगा, सिर्फ लोअर वाला फॉलो करेगा, नहीं। डिसिप्लिन शुड बी इक्वल टू वन एंड ऑल, और सबको ऑर्गेनाइजेशन में उसको फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उस पर पेनल्टी भी लगानी चाहिए। तो देयर शुड बी डिसिप्लिन, देयर शुड बी रूल्स, एंड ऑबीडियंस उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड का मतलब होता है बच्चों ऑर्डर्स। अब यहां पे फ्योल ने बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बॉस होना चाहिए, है ना। हर एम्प्लॉय को मल्टीपल बॉस से ऑर्डर्स नहीं मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मैं बॉस हूं, एक कोई और बॉस है, मैंने भी कोई काम दे दिया, दूसरे ने भी कोई काम दे दिया, वो कंफ्यूज हो जाएगा। मेरा करे तो दूसरा नाराज, दूसरे का करे तो मैं नाराज, बेचारा करे क्या, उलझ गया। तो ऐसा हो सकता है दोनों का करने के चक्कर में किसी का भी पूरा ना हो। तो फ्योल ने बोला ऐसे एम्प्लॉइज की भी काम पूरा नहीं होगा और आपका भी काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपके एम्प्लॉय के ऊपर हमेशा देयर शुड बी ओनली वन बॉस, मल्टीपल बॉस नहीं होने चाहिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बायसनेस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है बच्चे आपके ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का फोकस, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम एक ही तरफ होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग गोल का पीछा ना कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट एक ही गोल का पीछा कर रहा हो, जो कि होना चाहिए ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ग्रोथ को कैसे करना है उसके लिए एक मीटिंग बुलाओ, मीटिंग में डिसाइड करो कि इस महीने सब डिपार्टमेंट इस चीज पे फोकस करेंगे। ये होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी ऑल द यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन के साथ हो पाएगा ये, फोकस्ड एफर्ट्स के साथ हो पाएगा। अलग अलग जगह चलोगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड, देयर शुड बी वन बॉस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड बी वन ऑब्जेक्टिव, वन टारगेट, वन गोल, वन एम। ओके, इनका डिफरेंस जरूर पूछ लेता है, तो इसको बड़े ध्यान से रीडिंग लगा लेना, और ये सावधान इंडिया में लिख लो, आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है जी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डन सर। अगले कौन से हैं सर? सबसे पहला आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सर व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? ये होता क्या है? व्हाट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? देखो बच्चों, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब है एम्प्लॉय का अपना फायदा, और जनरल इंटरेस्ट का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन का फायदा। तो फ्योल का मानना है ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा पर्सनल इंटरेस्ट से आगे होना चाहिए। मतलब एक एम्प्लॉय की नजर में ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमेशा पहले होना चाहिए, अपना गोल हमेशा बाद में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि चिंटू की एक दुकान है और चिंटू प्रोडक्शन मैनेजर है या प्रोडक्शन हेड है। तो चिंटू को रॉ मटेरियल चाहिए, उसके पास पावर्स भी हैं कि वो रॉ मटेरियल कहीं से भी ले सकता है। अब उसकी एक फ्रेंड है चिंटी, जिसकी दुकान पे वो रॉ मटेरियल मिलता है, लेकिन चिंटी बहुत ही वाहियात रॉ मटेरियल बेचती है, बेकार क्वालिटी का रॉ मटेरियल बेचती है। अब चिंटू को लगता है कि अगर मैं उससे रॉ मटेरियल ले आऊंगा तो मेरी बातचीत बन जाएगी, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो रॉ मटेरियल बहुत खराब है। तो चिंटू का पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो चिंटी से ले, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है कि वो किसी और से ले जिसके पास बेटर रॉ मटेरियल मिलता है ना। तो अगर चिंटू ने अपनी बातचीत को ऊपर रखा तो वो ये प्रिंसिपल को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब चिंटू ने अगर उसका रॉ मटेरियल ले लिया तो सामान गलत बन जाएगा, गोल पूरे नहीं होंगे, चिंटू नौकरी से भी जाएगा, कहीं का भी नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट बाद में होना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी एम्प्लॉय। इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फ्योल का मानना यह है बच्चों कि आपकी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की लाइफलाइन होती है, और ऐसा है भी। एक ऑर्गेनाइजेशन बिना एम्प्लॉइज के चल ही नहीं सकता। तो एम्प्लॉइज को हमेशा फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब उनकी सैलरी, है ना। तो ये कहा गया है कि एम्प्लॉइज को हमेशा रेम्यूनरेशन गुड
अच्छी मिलनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव मिलनी चाहिए। आपका एम्प्लॉय ये ना कहे कि यार मेरे से काम ज्यादा कराते हैं, पैसा कम देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, अच्छी वेजेस मिलनी चाहिए, विच गिव देम अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनको अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। अब कैसे डिसाइड करें फेयर क्या है, एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, ठीक है, एज पर द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, उसकी वर्क स्किल कैसी है, एज पर द कॉम्पिटिटिव वेजेस कि इस लेवल पे कॉम्पिटिटिव रेट्स क्या है, एंड एज पर द पॉकेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप खुद भी उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आप ऐसा एम्प्लॉय हायर ही मत करो जिसको आप सैलरी नहीं दे पाओगे। इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो ये 4 चीजें आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में कि जो रेम्युनरेशन डिसाइड होगी, it should be as per the qualification, as per the work skill, as per the competitive environment, and also it should be within the pocket of the organization। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अभी मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। अगर सारे डिसीजन टॉप लेवल से होते हैं उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, सारे डिसीजन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ जाते हैं उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। मतलब कि हर लेवल को पावर दी गई कि तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, तो वो है डिसेंट्रलाइजेशन। वहीं पे अगर टॉप लेवल को बोला गया कि भैया आपको ही सारे डिसीजन लेने हैं, वो है सेंट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? फेयोल ने बोला कि भैया कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक काम करो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आपको लेने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैं, वो तो आप लो। जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल इंटरेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप लोअर लेवल्स में बांट दो ताकि उनको भी लगे कि हाँ हमें भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दिया गया है। तो क्या कहा गया है, देयर शुड बी सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन एंड मैनेजर रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। मतलब आप उनसे पूछ लो, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करो एंड देन अपने ऊपर सारी चीजें लो, फाइनल डिसीजन आप ही लो। तो देयर शुड बी अगेन अ बैलेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सिर्फ सेंट्रलाइजेशन भी गलत है, सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन भी गलत है। स्केलर चेन, स्केलर चेन का क्या मतलब होता है? स्केलर चेन का मतलब है बच्चों, फेयोल ने बोला कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल वे में काम करना चाहिए। फॉर्मल वे में काम करने का मतलब है कि कम्युनिकेशन एक चेन में चलनी चाहिए, इस तरीके से A to B, B to C, ऐसे ही A to D और D to E, एक चेन में चलनी चाहिए। जब तक चेन में नहीं चलेगी ना, तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि किसने किसको क्या बोल दिया, किसने किसको किस तरीके से कोई बात स्प्रेड कर दी, र्यूमर स्प्रेड कर दी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कम्युनिकेशन है, इट शुड मूव इन अ स्केलर चेन। ऐसा नहीं है किसी को कुछ भी बता दिया और वो चल रहा है, नहीं होना चाहिए। हमेशा आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका जो काम करने का तरीका है, वो फॉर्मल होना चाहिए। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है कि बी को डायरेक्टली डी से बात करनी है, अदरवाइज तो ऐसे चलेगा, ऐसे जाएगा, लेकिन कोई इमरजेंसी है तो वो डायरेक्टली बात कर सकता है। इसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। सर गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक है कि ये स्केलर चेन तोड़ी जा सकती है, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसका ध्यान रखना। देखो लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द चेन of authority and communication from top to bottom which should be followed by managers and the subordinates। okay, next आता है order। order का क्या मतलब होता है बच्चों? order is principle of order। principle of order मतलब arrangement। यहाँ पे फेयोल ने ये बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का बहुत सारा टाइम सामान को ढूंढने में और लोगों को ढूंढने में वेस्ट हो जाता है। मुझे कोई चीज चाहिए, मिली, कोई टूल चाहिए, मिल ही नहीं रहा है, किसी सुपीरियर, किसी बॉस से मिलना है, वो मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ है। तो बहुत सारा टाइम और एनर्जी हमारी लोगों को ढूंढने में और चीज़ों को ढूंढने में चली जाती है। तो फेयोल का मानना यह है कि हर इंसान का और हर चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। अगर हर इंसान का और हर चीज़ का एक फिक्स्ड प्लेस होगा तो उस सिनेरियो में बहुत सारा टाइम बचेगा, बहुत सारा एफर्ट बचेगा, बहुत सारी एनर्जी बचेगी, एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी और गोल जल्दी से पूरा होगा। बात तो सही है। अगर मेरा ये मार्कर वहां दूर रखा हो और मैं बीच बीच में वहां से लेने जाऊं, फिर यहाँ लेके आऊं, फिर रख के आऊं, फिर लेके आऊं, तो मेरी बहुत सारी एनर्जी आने जाने में जाएगी, टाइम आने जाने में जाएगा। तो फेयोल का मानना यह है कि भैया इसका यहीं पे जगह होनी चाहिए कि यहीं पे रखा रहे, जब जरूरत पड़े फटाफट यहाँ से उठा लिया, तो फिक्स प्लेस है ना, कहीं खोएगा भी नहीं। तो देखो लिखा हुआ है, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। अगर ऐसा होगा तो आपके गोल्स बहुत जल्दी अचीव होंगे, टाइम बचेगा, वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।
ये गैंग प्लैंक मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आता है सर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ऑर्गेनाइजेशन में किसी के भी टवर्ड्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी भेदभाव ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है किसी भी तरीके का, चाहे वो कास्ट हो, कलर हो, रिलीजन हो, जेंडर हो, सेक्स हो, वो गलत है ना, नहीं होना चाहिए। जहां पे भेदभाव है वहां ग्रोथ नहीं हो सकता। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में सब मिलजुल के काम करते हैं, अगर भेदभाव है तो ग्रोथ हो ही नहीं सकता। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, नेशनैलिटी। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। तो सर व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल बोलता है कि आप अपने एम्प्लॉइज को बहुत जल्दी से ट्रांसफर या फिर बहुत जल्दी से प्रमोशन मत दो। देखो एक एम्प्लॉय को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाने में ट्रेनिंग लगती है, एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, काम सीखता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आके। तो अगर आप उसको फ्रीक्वेंट बेसिस पे प्रमोशन करते रहोगे, ट्रांसफर करते रहोगे, तो फिर आप नया एम्प्लॉय लेके आओगे, फिर उसकी ट्रेनिंग करोगे, फिर उस पर टाइम लगाओगे, तो कितना टाइम, एनर्जी, पैसा सब वेस्ट होगा, है ना। तो इस सब को बचाने के लिए फियोल का मानना यह है कि भैया आप ऐसा करो, आप एक एम्प्लॉय को एक एटलीस्ट फॉर अ बेयर मिनिमम टाइम उसको फिक्स्ड रखो, बार बार चेंज मत करो, है ना। उसको एक स्टेबिलिटी दो कि भैया आप अभी यहाँ काम करो, 1 साल 1.5 साल जब आप अच्छा काम करोगे उसके बाद फिर आपका ट्रांसफर होगा या प्रमोशन होगा। फ्रीक्वेंट बेसिस पे अगर आप बार बार ट्रांसफर प्रमोशन करते हो तो दैट इज अ गलत प्रैक्टिस और उससे आपके गोल्स कभी अचीव नहीं हो पाएंगे। लिखा हुआ है एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। सर व्हाट इज इनिशिएटिव? इनिशिएटिव होता है आगे बढ़ के आना और बोलने का मौका देना। तो जैसे क्लासरूम में अब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो मैं पूछता हूं कि भैया बताओ समझ में आ गया, क्लियर हो गया। दिन में 10 बार पूछता हूं, नहीं आया तो बताओ। अब बहुत सारे बच्चे नहीं आता तब भी नहीं बोलते, बट बहुत सारे हाथ उठा के बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो व्हाट आर दे डूइंग? वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हमें ये चीज क्लियर नहीं हुई। तो जब आपके एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यार हमें एम्पावर किया गया है, हमें अच्छे से पूछा जा रहा है, उनको एम्पावर्ड, मोटिवेटेड फील होता है, जो कि अच्छा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ बस टॉप लेवल करता रहेगा, मिडिल लोअर लेवल को बोलने का मौका भी नहीं देगा, तो वहां पे उनको लगेगा यार हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, अपनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ऐसा नहीं फील होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि वर्कर शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स। और अगर वो कोई अच्छा आइडिया देते हैं, अच्छी कोई चीज देते हैं, तो उसके लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो वर्कर्स को लगेगा हाँ यार हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट आता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। लास्ट है बच्चों, एस्पिरिट डी कॉर्प्स की स्पेलिंग प्लीज बड़े ध्यान से लिख के आना। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट। इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं अहंकार नहीं होना चाहिए किसी में भी। हम टीम स्पिरिट होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर हुई है तो मैंने नहीं करी, हम सब ने करी। प्रॉफिट अगर हुआ है तो मेरी वजह से नहीं हुआ, हम सबकी वजह से हुआ। नुकसान अगर हुआ है तो मेरी या तेरी वजह से नहीं हुआ, हम सबकी वजह से हुआ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा आई नहीं चाहिए, वी चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ टीम काम करती है ना, तो कितना ही बड़ा चैलेंज उसके सामने आ जाए वो उसको आराम से बीट कर जाएगी। तो देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। टीम स्पिरिट होगी तो सारी चीजें बेहतर होंगी, टीम स्पिरिट नहीं होंगी तो गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी इन ऑल हिज कॉन्वर्सेशंस विद वर्कर्स टू फॉस्टर टीम स्पिरिट। तो ये थे बच्चों हमारे पास फियोल के सारे प्रिंसिपल्स। आज आपके पास काफी कुछ पढ़ने के लिए है, काफी कुछ याद करने के लिए है। शुरू के 4 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर करे आज। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड फियोल्स के प्रिंसिपल्स। आपको आज क्या करना है, एनसीईआरटी खोलनी है, मीनिंग पढ़ना है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करने हैं, लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लर्न करना है, लिखना है। फियोल के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी है। फियोल की फोटो देख लेना, एनसीईआरटी में दी हुई है। फियोल का जन्म कब हुआ, कहाँ से पढ़ाई करी, कौन कौन सी बुक्स लिखी, ये एक बार देख लेना और यहाँ तक का काम पूरा कर लेना, ताकि कल जब हम टेलर पे चलें तो परफेक्शन आ जाए और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए। राइट, कल हम ये भी खत्म कर लेंगे। तो 5 दिन में हमारे 3 चैप्टर खत्म हो गए हैं। आप इसी हिसाब से अंदाजा लगा लो, 21 दिन में 3-3 के हिसाब से 12 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पूरा आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। राइट, तो आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करते चलना कि सर डन हो गया सर,
जिस मोटिवेशन के साथ पहले दिन आए थे उसी मोटिवेशन के साथ आगे चलना है और चीज़ें समाप्त करनी है, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ मैं आपको अकाउंट्स में कुछ ही देर में। इसको कंप्लीट करो और चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।